ये समझ गए, ओरिजिनल पेंडुलम समझ गए ना। तो हमें बाकी का तो जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो जो फार्मूला आएगा, टाइम पीरियड इज गिवन बाय, सॉरी, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या रहेगा, ओमेगा अंडर रूट सी डिवाइडेड बाय आई। सी क्या है, ओरिजिनल कांस्टेंट है वायर का, सी इज ओरिजिनल कांस्टेंट ऑफ वायर। अब आई क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर। लेकिन वायर का एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल रहेगा, और डिस्क का हो गया mr²/2। वायर का एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, नेग्लिजिबल, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको। समझ गए? यस सर। हाँ, तो फिर फार्मूला किसमें आ गया आपका, फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय अंडर रूट सी इंटू mr²/2। आर क्या है, इसकी रेडियस है डिस्क की, वायर की, ये कांस्टेंट गिवन रहेगा, एंड द फार्मूला इज 2c/mr²। आप आगे निकाल सकते हो फिर कैलकुलेशन। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए सर? हाँ बोलो। सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती क्या? नहीं, या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगी, नहीं तो उसके फार्मूले रहेंगे, हम उस पे नहीं जा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इलास्टिसिटी वाले प्रॉपर्टी का काम, ठीक है। हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रहेगी, बाकी पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करता है सी। तो हम उसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट लेके चल रहे हैं वैसे ये वाला लेके चल रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके। अब आ रहे हैं हम अगला टॉपिक, डैम्प्ड ऑसिलेशन। मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिया? Now page number 8, damped oscillation. ठीक है, damped oscillation next। ठीक है, damped oscillation। damped oscillation क्या होता है, देखो अभी इस पे, ये पेंडुलम वाले एग्जांपल से ही अपन समझते हैं। ये सपोज एक पेंडुलम है और ये इन दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट हो रही है ना। ये अभी इसका एम्पलीट्यूड है, और एंगुलर एम्पलीट्यूड ये वाला रहेगा, थीटा नॉट। ठीक है, ये लीनियर एम्पलीट्यूड हो गया, एक हो गया इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड। सो लुक एट हियर, डैम्प्ड ऑसिलेशन में ये जैसे पेंडुलम लिए हमने, ध्यान देना। अब मैंने ये मीन पोजीशन यहां से लेकर इसको छोड़ दिया, ऑसिलेट हो रही है। बताना क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बताना थोड़ी देर में, देखते जाओ अभी। सर टाइम पीरियड के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। टाइम पीरियड में तो उतना फर्क नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड कम होते जा रहे हैं ना। यस सर। फाइनली रुक गए। तो एसएचएम में क्या होता है, एसएचएम की टोटल एनर्जी कैसे होती है, इन केस ऑफ एसएचएम जो टोटल एनर्जी होती है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कैसी होती है, कांस्टेंट, बराबर है। बट इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो टोटल एनर्जी है, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सिंस ए इज डिक्रीजिंग, इसका मतलब टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे मास कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन जो
ये वाला टर्म है यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट मतलब है डैम्प्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और ये एसएचएम की फ्रीक्वेंसी है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या डिक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होते जाएगी। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फर्क है। और अगर हम इसका ग्राफिकल प्लॉटिंग करें टाइम के साथ में, इधर पे मैं एम्पलीट्यूड ले लूं ए नॉट, ये एक टाइम पीरियड, ये 2 टाइम पीरियड, ये 3 टाइम पीरियड, 4 टाइम पीरियड, 5 टाइम पीरियड। तो जो एम्पलीट्यूड हो रहा है बेटा, ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जाते हैं, है ना, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आर डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है यहाँ पे, टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज अ लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अपनी मैकेनिकल एनर्जी को लॉस कर रहा है। ठीक है, ऑसिलेटर जैसे पेंडुलम हो गई या कोई भी ऑसिलेटर हो गया, ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस करते जा रहा है। यहाँ पे ये मीन पोजीशन है, जैसे यहां से आपने यहां तक डिस्प्लेस किए, एनर्जी दी है अपन ने बाहर से, अब मान लो 10 जूल एनर्जी हो गई, ठीक है, 10 जूल से शुरू किए, अब धीरे धीरे हर स्टेप में एनर्जी क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। ठीक है, एक के बाद मान लो 1 जूल कम हो गई, दूसरे ऑसिलेशन में 2 कम हो गए, ऐसा कंटिन्यूअसली कम होते जा रही है एनर्जी। कहाँ जा रही है वो एनर्जी इसकी, जैसे मान लो अभी 10 जूल एनर्जी है यहाँ पे, है ना, कम हो गई 6 जूल हो गई मान लो, और कम हो गई है 5 जूल हो गई। पहले तो शुरुआत में बहुत तेजी से कम हुई थी, लेकिन अब एम्पलीट्यूड जैसे जैसे कम हो रहा है, थोड़ा धीरे से कम हो रही है, रेट कम हो गया। जैसे पानी अगर 100 डिग्री पे है तो 100 से 90 तक बहुत जल्दी कम हो जाता है ना, 90 से 80 तक थोड़ा देर से कम होता है। अब देख यहाँ पे ये 2 जूल है मान ले, गई कहाँ पे एनर्जी है, तो शुरुआत में फ्रिक्शन तो और एयर रेजिस्टेंस में, क्या, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस में गई ना। हाँ, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एयर इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है ना, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। जब ये पेंडुलम मूव हो रही है तो यहाँ पे एयर इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, और उसके कारण इसकी एनर्जी का लॉस हो रहा है। और वो एनर्जी जा कहाँ रही है, फिर सराउंडिंग में जा रही है, एटमॉस्फेयर पे जा रही है, एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही है। लेकिन फील नहीं होगा कि भाई ये पेंडुलम मैंने यहाँ पे ऑसिलेट करा दिया, अब ये जो एनर्जी थी वो कम हुई, मुझे गर्मी लगने लगी। तो टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन इतना नहीं बदलेगा कि हमको फील हो यहाँ पे, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, यस सर। हाँ बदलेगा जरूर, बहुत कम, हम फील नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। उसके लिए बहुत बड़ी पेंडुलम बनानी पड़ेगी, खूब सारी एनर्जी देनी रहनी पड़ेगी उसमें, तब वो उसकी एनर्जी धीरे 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 कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तब हमको फील होगा, ऐसे फील नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, ये छोटी सी पेंडुलम पे हमको फील नहीं होगा कि एनर्जी एटमॉस्फेयर पे जा रही है, किसके फॉर्म पे जा रही है, एटमॉस्फेयर पे हीट के फॉर्म पे जा रही है। लेकिन एटमॉस्फेयर गर्म तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है कि हमको फील हो। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रैक्टिस में आप जितने भी ऑसिलेशन देखते हो, जैसे पार्क में आप लोग झूले पे बैठे हो गए अगर, ठीक है, आपके फ्रेंड ने स्विंग करा के छोड़ दिया, तो क्या सुबह बैठे शाम तक वैसे ही झूलते रहते उतनी एम्पलीट्यूड से, कितनी देर में एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, 5-10 सेकंड में। 5-10 सेकंड। शुरुआत में तो बहुत जल्दी कम होता है, फिर धीरे 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 चलते रहती कहानी, है ना, आखिरी वाली जो कहानी होती है, शुरुआत में बहुत जल्दी कम होता है। क्यों कम होता है शुरुआत में, उसका अपन रीजन देखेंगे, मैथमेटिकल रीजन। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी ज्यादा रहती है शुरुआत में, स्पीड ज्यादा रहेगी तो डैम्पिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और एनर्जी का लॉस शुरुआत में ज्यादा होगा। जैसे जैसे स्पीड कम होते जाएगी, एनर्जी का लॉस भी कम होता जाएगा। ठीक है ना, तो अब कौन से फैक्टर हैं, जैसे आप लोग झूला झूलते तो कौन से फैक्टर, जब स्विंग आगे जाता तो हवा तुम्हारी बॉडी पे प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन पे लगाती है, जब सामने जाते हो तो अपोजिट हवा लगेगी, पीछे आते हो तो फिर उसके अपोजिट हवा लगेगी, है ना। मतलब हम हवा को हमेशा कैसे काटेंगे, हमारी बॉडी के वेलोसिटी के अपोजिट काटेंगे। जैसे हम ग्राउंड पे चलते हैं तो जो काम फ्रिक्शन का करता है, वैसे ही बॉडी अगर मूव हो रही है तो वही काम वहां पे हवा कर रही है।
हवा का जो फ्रिक्शन है या जो विस्कस है वो किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, और इसके कारण एनर्जी का लॉस होता है। तो ये जो लॉस है मैकेनिकल एनर्जी का, ये सराउंडिंग में हीट के फॉर्म पे चली जाती है, कहीं कहीं पे साउंड के फॉर्म पे अपेयर होगी। जैसे पार्क में देखा होगा, झूले में ऑयलिंग वगैरह बराबर नहीं किए, चा चू ऐसी भी आवाज आती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस तो हुआ ना, साउंड के फॉर्म पे चला गया। समझ गए? सर पेंडुलम में नहीं होता क्या? पेंडुलम में नहीं होता है, क्योंकि आप धागा लेते हो, स्ट्रिंग लेते हो, तो वो साउंड तो आएगा लेकिन इतना कम रहेगा कि हमको ऑब्जर्व नहीं होता। वो आप पार्क वगैरह में देखोगे जितना नहीं सर वो नहीं, वो क्लॉक वाला पेंडुलम सर। उसमें भी होता बेटा। तो सेल देती ना उसमें एनर्जी, जो सेल लगाते हो, ऐसा थोड़ी कि वैसे ही चलती पेंडुलम क्लॉक। सेल लगता है कि नहीं लगता उस पर? यस सर। तो वो सर सेल अगर बाहर से एनर्जी दे रहा था। सर अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन को मतलब सिंपल पेंडुलम की कंडीशन में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर सिंपल पेंडुलम देख, जैसे यही सिंपल पेंडुलम के लिए भी हमने यही लिया था, डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगर मान लो एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखना तो क्या करना पड़ेगा? अभी जैसे धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मैंने क्या किया, फिर फोर्स लगा दिया। मैंने जो कंटिन्यू है एनर्जी। फिर से फोर्स लगा दिया, मतलब बाहर से एनर्जी देते गए, जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है उतनी एनर्जी बाहर से दे दी है। कौन सा ऑसिलेशन हो गया? सिंपल। हाँ सिंपल, मतलब ये फोर्सफुली करा रहे हैं ना, तुम एम्पलीट्यूड को मेंटेन तुम फोर्सफुली कर रहे हो, एम्पलीट्यूड को फोर्सफुली मेंटेन कर रहे हो, तो ये कौन सा ऑसिलेशन? इट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन ना। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, बाहर से फोर्स लगा के या बाहर से एनर्जी देके एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर रहे हो। और प्रैक्टिस में यही होता है, जो घड़ी, जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं उसमें सेल लगाते हैं। तो अब हम घड़ी पे पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, हाथ से थोड़ी हर बार करते रहेंगे, तो जो सेल की केमिकल एनर्जी वही मिल जाती है वहां पे। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। हाँ, तो बाहर से अगर एनर्जी सप्लाई करके एनर्जी को मेंटेन रखें तो ऐसे ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए जो मैथमेटिक्स है हम उस पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एनर्जी का लॉस होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज लॉस। और ये कहां पे चली जाती है? इट इज गोस इन द फॉर्म ऑफ हीट, गोस इन द फॉर्म ऑफ हीट एक्सेट्रा इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी, पेंडुलम गर्म हो जाएगी आपकी। जैसे ये अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसमें एयर का फ्रिक्शन आ रहा है, तो ये पेंडुलम भी गर्म होगी ना, और एनर्जी एटमॉस्फेयर पे भी जाएगी और पेंडुलम भी गर्म होगी। लेकिन इसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा कि हम यहाँ हाथ लगाएंगे हमारा हाथ जलेगा, इतना नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए? यस सर। अब इसकी मैथमेटिक्स सब में हम आते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन की, पेज नंबर 9। देखो इसकी मैथमेटिक्स ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, इसको आप इस तरह से समझ लो। ये जैसे एक स्प्रिंग लिए हमने और ये ब्लॉक लिए, और ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लो किसी लिक्विड में ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, इट इज अ विस्कस लिक्विड, विस्कस फ्लूइड। तो जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा FD इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू वी होता है। ये कौन सा फोर्स है यहाँ पे? इट इज डैम्पिंग फोर्स। V क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव डैम्पिंग कांस्टेंट। और V क्या है यहाँ पे? V इज वेलोसिटी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? डैम्पिंग फोर्स हमेशा वेलोसिटी के
अपोजिट लगता है। तो जो इक्वेशन आ रही है ब्लॉक पे, नेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया स्प्रिंग फोर्स के कारण। ये तो हमेशा ऐसा लग रहा है, मान ले ये अगर नीचे की तरफ है, वेलोसिटी भी नीचे है, तो एक और डैम्पिंग फोर्स भी इस तरह से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी वी। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो इसको आप लिख सकते हो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी एम अपॉन भी। ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर एंड इट इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एम इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, v मतलब dx अपॉन dt है, सारे टर्म अपने यूजुअल मीनिंग पे हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस k बाई m इंटू x इज इक्वल टू 0। So this is the differential equation of damped oscillation. It is a differential equation of damped oscillation. ये damped oscillation की differential equation है। अगर ये damping force नहीं रहता तो ये बीच वाला टर्म नहीं होता। किसकी differential equation आ जाती? SHM की differential equation आ जाती। ये बीच वाला टर्म नहीं होता ना फिर। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होने के कारण ये एक एडिशनल टर्म आ गया यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो फार्मूला आ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का, वो आपको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। याद रखने बहुत आसान है, ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फार्मूले जैसे एसएचएम का था बिल्कुल वैसे ही है। तो इसको याद रखना, सॉल्यूशन के पीछे नहीं पड़ना, सिलेबस में नहीं है, चाहे वो जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो, कोई भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इवन इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आप मैथ्स में भी सॉल्व नहीं करोगे, हायर स्टडीज के लिए। तो आपको इसका सॉल्यूशन ध्यान रखना कि इसकी इक्वेशन क्या बनती है सॉल्व करने के बाद में। तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, जैसा हमने एसएचएम में सॉल्व करके निकाला था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर यहाँ पे k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर नहीं रहेगा ना? आएगा ना बेटा, यहाँ पे वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो सारे टर्म बता रहा हूँ मैं अभी, इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ सर, डैम्प फोर्स का डायरेक्शन की तरह डैम्पिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट रहेगा। ठीक है, हाँ ये लिखा ना बेटा, ये माइनस साइन यही शो कर रहा है कि डैम्पिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। नेगेटिव साइन क्या है, एफ डी इज ऑलवेज अपोजिट टू वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। हाँ सर, डायग्राम में ऑसिलेशन एक्स के डिस्टेंस पे हो रहा है। ये ऐसा हो रहा है, ऐसा मान ले तू। ओके सर। ये तो मैंने सिंबॉलिकली लिखा, आप पेंडुलम के लिए भी इसी तरह से मानोगे ना, पेंडुलम का जो ऑसिलेशन उसमें भी आप इसी तरह से लोगे। ठीक है, ये तो हमने इक्वेशन बनाने के लिए, समझाने के लिए लिया। यहाँ पे ये आप स्प्रिंग लॉक सिस्टम का डैम्प्ड ऑसिलेशन देख रहे हैं एक प्रकार से, बट ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा वो पेंडुलम के लिए भी वैलिड ही रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। पेज नंबर 10। तो अब हाँ, अब आपको कहां से ध्यान रखना है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन और उसके डिस्कशन, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो दिस इज पेज नंबर 10। तो फाइनली अब आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन एन इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एन इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। दूसरा, इसका जो सॉल्यूशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन विल बी ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आया कि इसका जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे एसएचएम का है, लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क ये है कि एम्पलीट्यूड इज ए नॉट ई की पावर माइनस बी एम माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी, आप इसको ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी कंसीडर करो। और जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डैश, इट इज
अंडर रूट के बाई एम इंटू बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ये डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है, याद रखना। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, दिस फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर, या लैम्डा आप लिख सकते हो, जहां पे लैम्डा आपने किसके बराबर मान लिया है, b अपॉन 2m के बराबर मान लिया है, तो चाहो तो आप ऐसा लिख दो इसको। ठीक है, where omega naught is under root k by m, it is natural frequency, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना, बिना डैम्पिंग वाली। समझ गए कि नहीं, फ्रीक्वेंसी विदाउट डैम्पिंग फोर्स। तो ये फार्मूला, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, एम्पलीट्यूड का फार्मूला, और यहीं पे एक एनर्जी का फार्मूला भी बन जाएगा। जो टोटल एनर्जी का फार्मूला आएगा, टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम ओमेगा डैश स्क्वायर ए स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ एम, ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। एम्पलीट्यूड ये है, इट इज ए नॉट स्क्वायर, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ई की पावर माइनस बी एम इंटू टी बचेगा। तो इतनी जो एनर्जी है ये तो फिक्स वाली क्वांटिटी है। सो टोटल एनर्जी कैन आल्सो बी गिवन बाय ई नॉट माइनस बी एम इंटू टी। तो टोटल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कहां पे इस तरह के फंक्शन आए थे, याद है? अभी पढ़े हमने कुछ दिन पहले इस तरह के फंक्शन, कुछ दिन पहले हीट एंड कैलोरीमेट्री में पढ़े थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है कि नहीं? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है? हेलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आए थे इस तरह के? हेलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। हाँ सर, जब वो ब्लॉक पे अपन फोर्स लिख रहे थे तब अपन वेट की नहीं लिखे क्या अपन ने? क्या बेटा? जब अपन नेट फोर्स लिख रहे थे ब्लॉक पे तब अपन ने वेट कंसीडर क्यों नहीं किया? वो सब कुछ इसमें आगे ना, वेट की जगह पे तो हमने ले लिए ना, वो तो इक्विलिब्रियम के लिए रहता है वो वैसा। सर लेकिन mg तो हमेशा ही लगेगा ना, और वो तो नीचे लग रहा है, वो डैम्पिंग थोड़ी करा रहा है। अरे रीस्टोरिंग फोर्स से चलना हमको, वो लिखोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। mg वाला टर्म जो है ना, वो पहले से k x नॉट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेट फोर्स से लिखे हमने, ठीक है? ओके सर। तो सब समझ गया? जब भी हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पढ़े तो mg हमेशा कैंसिल होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है? सिर्फ क्या बचा था वहां पे? हाँ सर, तो सर बायन फोर्स भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। बायन फोर्स, बायंड फोर्स भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। सर वो किसके साथ होगा? अरे बायंड फोर्स प्लस mg मिला के kx नॉट के बराबर लिखा जाएगा। अच्छा हाँ, उसके सही है। बाद ऑसिलेशन कराओगे ना, उसके बाद डिस्प्लेस करोगे। एक बार मीन पोजीशन सेट करोगे तो मीन पोजीशन जहां सेट होगी तो वहां बायंड भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, पहले से स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा है। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है इसका, डैम्ड ऑसिलेशन का, ये ध्यान रखना पूरी इक्वेशंस इसकी। ठीक है, समझ गए? याद रखना, इक्वेशन को याद रखना। मुझे भी याद नहीं होती, लेकिन पढ़ाते टाइम में देख लेता हूँ, और फिर एग्जाम के टाइम पे आप लोग ध्यान रखो कि ऐसी थी ये, है ना? और लेकिन जब आप 2 साल करोगे ना, अभी अगले साल भी 12th क्लास में भी देखोगे कुछ जगह पे और इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगी आपको इस पैटर्न वाली, तो फिर याद आ जाता है कि हाँ हमने इस तरह की इक्वेशन एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में भी पढ़े, एक यहाँ पे पढ़े डैम्ड ऑसिलेशन में, फिर अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे, इवन केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ोगे आप इस तरह से केमिस्ट्री में। तो थोड़ा यूज टू हो जाओगे, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का, ले लिए? सर वो म्यू नॉट के बाद नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखा है ना? हाँ बेटा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अंडर रूट के बाई एम, यही तो है ना नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी, विदाउट डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग फोर्स नहीं होता तो ये वाली फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, ले लिया? अब हम आते फोर्स्ड ऑसिलेशन।
तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको बाहर से अगर हम अप्लाई कर दे, बाहर से दे दें, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, इसको मॉडिफाई कर देते हैं हम फोर्स्ड ऑसिलेशन, तो एक बाहर से और एडिशनल फोर्स लगाने लगे हैं, ठीक है। सो दिस इज एफ नॉट साइन ओमेगा ए इंटू टी। फोर्स्ड ऑसिलेशन में भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एक बाहर से एनर्जी दे रहा है, ये बाहर से इस ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है, कौन सा फोर्स लगा रहा है, एफ नॉट साइन ओमेगा ए टी के बराबर का फोर्स लगा रहा है। दिस इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है। जहां पे ओमेगा ए क्या है, इट इज applied frequency of applied force, it is frequency of applied force, ये applied force की frequency है। जैसे यहाँ पे ये पेंडुलम में ये इसके ऑसिलेशन डाई आउट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ये फोर्स लगा रहे हैं, तो कुछ देर बाद जो पेंडुलम है ना वो किसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगी, मेरे हाथ की जो फ्रीक्वेंसी है फोर्स लगाने की उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होती है, ठीक है। कुछ देर बाद अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट होती, खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये भूल जाता है, हाँ, लेकिन जो एनर्जी का लॉस होता है वो मेंटेन हो जाता है, किससे, ये बाहर वाले फोर्स से एनर्जी का लॉस मेंटेन हो जाता है, ठीक है, या बाहर से हम एनर्जी देते हैं। जैसे घड़ी में जो ऑसिलेशन होते हैं वो सेल लगाते हैं, सेल इसीलिए लगाते हैं कि जो लॉस हो रहा है एनर्जी का वो सेल से मिल जाए, है ना, वहां जाके तो हम उसको करेंगे नहीं, बाहर से एनर्जी कैसे देंगे, तो बाहर से एनर्जी आप जैसे झूले पे आप हाथ से ले रहे हो, घड़ियों में सेल से ले रहे हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं। गाड़ियों में जो पिस्टन अप एंड डाउन होता है उसमें भी तो बाहर से एनर्जी दे रहे हैं ना भाई, फ्यूल के फॉर्म पे, हीट के फॉर्म पे एनर्जी आ रही, तब तो वो ऑसिलेशन मेंटेन है, नहीं तो डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हर कहीं पे आपको ये फोर्स करना पड़ेगा तब उसकी एनर्जी मेंटेन रहती है, तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन। बाहुबली पिक्चर देखे तुम लोगों ने, कौन सी सर? बाहुबली, बाहुबली नहीं सर, नहीं देखे। सेकंड पार्ट, नहीं सर, पिक्चर नहीं देखते सर, फिजिक्स समझते बस। ठीक है सुन ले, तो उसमें जब वो भाला ठोंकते उसका जो राज तिलक होने वाला रहता भल्लाल देव का, देखना क्या क्रिएट होता फिर वहां पे, कुछ क्रिएट होता है, ऑक्सीलेशन। ऑसिलेशन बहुत भयंकर वाला है ना, ऐसा सब सिंहासन सिंहासन गिरने लगता है, तो वो हो गया रेजोनेंट कंडीशन वहां पे। ऐसे ही जब ब्रिज में से सेना की टुकड़ी जाती है ना तो उसको बोलते हैं कि आपको मार्च पास नहीं करना है ब्रिज से जब पास हो, क्यों, क्योंकि जब वो मार्च पास करेंगे तो वही वाला सीन क्रिएट होगा, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, ब्रिज टूट सकता है, उसके जॉइंट टूट सकते हैं, इतना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होगा उससे, ठीक है, समझ गए। तो ये Yes, किसके sir. कारण होता है, रेजोनेंस के कारण होता है ऐसा। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपने एक ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाने के कारण द लॉस इन एनर्जी इज supplied by external source, तो ऐसा जो ऑसिलेशन रहेगा उसको फोर्स्ड ऑसिलेशन बोलेंगे। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको सॉल्व करने के बाद में जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है इसको सीधे सीधे याद रखो, यहाँ पे एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय एफ नॉट अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ये है बेटा यहाँ पे इसके लिए एम्पलीट्यूड की इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड इन दिस काइंड ऑफ ऑसिलेशन। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, इट इज ए साइन ओमेगा ए टी प्लस 5। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, और एम्पलीट्यूड ये है। तो ऑसिलेट किससे करता है ऑब्जेक्ट, फोर्स्ड ऑसिलेशन में अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, और उसका एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से दिया जाता है, ठीक है। तो इफ ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, इसको बोला जाता है रेजोनेंट कंडीशन,
रेजोनेंट कंडीशन, ये रेजोनेंट कंडीशन है, और रेजोनेंट कंडीशन में अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो ये टर्म हो गया जीरो आपका, तो एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा आपका, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय एफ नॉट अपॉन, यहाँ पे ये m वाला फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय b बचेगा इतना, 4b f नॉट डिवाइडेड बाय b, क्योंकि m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा रेजोनेंट कंडीशन में। और अगर ये डैम्पिंग कांस्टेंट जीरो है तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेंगे। एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब अप्लाइड फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हो तो रेजोनेंट कंडीशन होती है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, समझ गए? तो ये है फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लियर हो गया? हो रहा है यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन में एनर्जी का लॉस ये बाहर के फोर्स से या बाहर से एनर्जी दे के मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो दोबारा मैं बता दूं इसको, दिस इज पेज नंबर 12। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन विल बी गिवन बाय a sin ओमेगा at प्लस पाई, तीसरा एम्पलीट्यूड की इक्वेशन f नॉट अपॉन m, ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, एंड इट इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस b अपॉन 2m का होल स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ कंडीशन। रेजोनेंस कब आएगा, एट रेजोनेंस कंडीशन, इसको एट रेजोनेंस कंडीशन में अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा ए कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, और एफ ओमेगा नॉट क्या है यहाँ पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो फिफ्थ एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन में क्या आएगा, एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम, किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड एफ नॉट अपॉन एम, ये टर्म हो गया जीरो, कितना बचेगा, b अपॉन 2m का स्क्वायर नहीं बचेगा बेटा, बस इतना ही बचेगा क्योंकि रूट से ये हट जाएगा। मैं पिछले पेज में जो किए थे वो ध्यान रखना, m से m ये कट गया, तो आंसर इज 2f नॉट अपॉन b, ये आएगा यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। समझ गए? समझ गए? यस सर। तो फोर्थ पॉइंट फिर से बताना। फोर्थ पॉइंट से देख, रेजोनेंस कंडीशन में अगर मान लो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई तो ये टर्म हो गया जीरो, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा न्यूमरेटर उतना बड़ा होगा, सॉरी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी जितने पास पास में रहेंगी एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो अगर दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस में आ गया सर्किट आपका, या फिर जो ऑसिलेटर है वो रेजोनेंट कंडीशन पे आ गया। जैसे जब डीजे बजता है ना, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्यों, डीजे की फ्रीक्वेंसी और हमारे हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो धक 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 ऐसी। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो ऐसा ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी सिस्टम के साथ में हो सकता है, किसी भी ऑसिलेटर के साथ हो सकता है। अगर बाहर की फ्रीक्वेंसी से उसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर रही है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। समझ गया? यस सर। बस अब ये तो इक्वेशन बताया मैंने कि रेजोनेंट कंडीशन में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है और ये वैल्यू है उसकी। क्लियर हो गया? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। हो गया? यस सर। अच्छा, अगर ये डैम्पिंग फोर्स ना रहे तो क्या होगा बताओ जरा। अगर ये डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट ना रहे तो रेजोनेंट कंडीशन में एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा?
if b tends to 0 a maximum tends to infinity। प्रैक्टिकली होता है ऐसा क्या? डैम्पिंग फोर्स 0 हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली, इसलिए एम्पलीट्यूड कभी भी मैक्सिमम नहीं होते, प्रैक्टिकली नहीं होते, थ्योरेटिकली हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये था आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।